चैप्टर 41 विज़र्ड एप्टीट्यूड। अकोस्टा क्लैन, जिसे अर्ल हार्डी बिलोंग करता था, पहले सिर्फ एक छोटा सा वाइस्काउंट हुआ करता था। उसका टेरिटरी भी आज जितना बड़ा है उतना कभी था ही नहीं। लेकिन जब अर्ल हार्डी ने उस विज़र्ड के साथ काफ़ी समय तक काम किया और वीरा किंगडम और गोंडोर किंगडम के बीच हुई जंग में हिस्सा लिया, तब उसने बड़े मिलिट्री मेरिट्स कमा लिए। इसी वजह से उसे अर्ल का टाइटल मिला। बाद में वो विज़र्ड चला गया, लेकिन उस दौरान जो एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज मिले थे, उनके दम पर अर्ल हार्डी ने अपनी पावर धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना ली। उस पर कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, कई बार जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नाइट लेवल स्ट्रेंथ और उसके रेड ग्लव के होते हुए आम नाइट लेवल असैसिन्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। विवियन अर्ल हार्डी की सबसे छोटी बेटी थी और सबसे ज़्यादा प्यारी भी। इसका मेन रीज़न ये था कि विवियन उसके सभी बच्चों में विज़र्डरी के लिए सबसे ज़्यादा गिफ्टेड थी, या फिर ये कह लो कि वो विज़र्ड बनने के थ्रेशहोल्ड के सबसे करीब थी। अगर विवियन ग्रेट नाइट बन जाए और अपनी स्पिरिचुअल पावर को और एनहांस कर ले, तो वो विज़र्ड बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाएगी। अक्सर आम लोगों की इन्नेट स्पिरिचुअल पावर इतनी नहीं होती कि वो विज़र्ड बन सके। विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी विज़र्ड क्लैंस के बच्चों को बचपन से ही स्पिरिचुअल पावर एनहांस करने के मेथड सिखाए जाते हैं, ताकि जब वो ऑफिशियली एंटर करें तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई हो। अर्ल हार्डी को सिर्फ एक ही तरीका पता था स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने का, ग्रेट नाइट रेल्म तक कल्टिवेट करना। जब मेरी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी हो जाएगी, फादर मेरे लिए विज़र्ड बनने का मौका ज़रूर निकाल लेंगे, विवियन ने कहा। अर्ल हार्डी को उस विज़र्ड से एक प्रॉमिस मिला था जब वो उसके अंडर काम करता था। अगर अर्ल हार्डी के किसी डिसेंडेंट में विज़र्ड एप्टीट्यूड अच्छी हुई तो वो उस विज़र्ड से कांटेक्ट कर सकता था, ताकि उसे विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल सके। स्पिरिचुअल पावर टेस्ट कैसे करते हो? ड्यूक ने सोचते हुए पूछा। वो ये जानना चाहता था कि विवियन को कैसे पता चला कि उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी है। फादर के पास स्पिरिचुअल पावर स्केल कॉम्पस है, बस उसे पकड़ के खड़े होना होता है, मेजरमेंट हो जाती है। वापस जाकर मैं तुम्हारी भी टेस्ट करवा दूंगी, विवियन ने कहा। ये स्पिरिचुअल पावर स्केल कॉम्पस भी उसी विज़र्ड का दिया हुआ था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट। जो लोग विज़र्ड एप्टीट्यूड कहते हैं, असल में वो किसी इंसान की इन्नेट स्पिरिचुअल पावर इंटेंसिटी होती है। आमतौर पर इसे 10 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, 1st से 10th तक। 3rd ग्रेड तक पहुंचना मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियर करना। विवियन की स्पिरिचुअल पावर स्केल 2.8 थी, सिर्फ थोड़ा सा कम 3rd ग्रेड से। एक आम इंसान के हिसाब से ये लेवल काफ़ी हाई माना जाता था। वैसे भी अर्ल हार्डी के अकॉर्डिंग सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही विज़र्ड एप्टीट्यूड का सब कुछ नहीं होता। असली एप्टीट्यूड में परसेप्शन और लॉजिकल थिंकिंग जैसे फैक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर सब कुछ रिप्रेजेंट नहीं करती। पर ये चीज़ें मेजर करना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर सिर्फ स्पिरिचुअल पावर टेस्ट की जाती है। विवियन ने ड्यूक को देखा और कहा, तुम डीमनाइज्ड आइटम्स यूज़ कर पाते हो, इसका मतलब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर पाई तो तुम्हारे लिए भी कोई मौका ढूंढने की कोशिश करूंगी। ड्यूक ने सिर्फ नॉड किया, कुछ कहा नहीं। नेचुरली वो भी विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता था, विज़र्ड बनना चाहता था। लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि शायद अर्ल हार्डी का विज़र्ड्स के सामने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया, अगर विवियन के थ्रू विज़र्ड्स तक रास्ता नहीं मिला तो वो खुद ही विज़र्ड बनने का रास्ता ढूंढेगा। अभी के लिए ड्यूक सिर्फ इतना ही कर सकता है कि अपनी प्रेजेंट एबिलिटीज़ को मैक्सिमम तक ले जाए। सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ ही फ्यूचर की बात करने का हक मिलता है। अगर विज़र्ड्स सच में एक ग्रुप के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि दुनिया हाई डेंजर से भरी हुई है। बिना काफ़ी स्ट्रेंथ के ज़रा सी गलती ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। रात को दूर के स्नोई माउंटेन से आती ठंडी हवा ने पूरे एरिया को ठंड से भर दिया। ड्यूक अभी भी नंगा अपर बॉडी था, क्योंकि उसने अपने कपड़े विवियन को दे दिए थे। ठंडी हवा को बस झेलना पड़ रहा था। बगल में रखा फुल बॉडी आर्मर मेटल का था। गर्म रखने के बजाय वो बॉडी हीट और जल्दी खींच रहा था। विवियन ने ड्यूक को अपने पास बैठे देखा, फिर अपने पहने हुए कपड़ों को देखा और बोली, इधर आओ। हाँ,
क्या हुआ? ड्यूक ने कंफ्यूज होकर पूछा। इधर आओ, यहीं सो जाओ। विवियन ने अपने पास घास पर थपथपाया। ड्यूक थोड़ा हेजिटेट किया, पर विवियन का मतलब समझ गया। इस दुनिया में हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो एक कॉमनर था और विवियन एक काउंट की बेटी थी। जल्दी आओ, विवियन ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा। ड्यूक ने सोचा जब इतना सब हो ही गया है तो अब क्या शर्माना। वो चुपचाप जाकर उसके पास लेट गया। जैसे ही वो लेटा, विवियन ने धीरे से उसे पकड़ लिया, अपनी बॉडी से उसे कवर करने की कोशिश की ताकि हवा से बचा सके। विवियन के कपड़े सॉफ्ट लिनन के थे, काफी पतले भी। उनका स्पर्श नेचुरली इमेजिनेशन को थोड़ा भड़का देता था। ज्यादा मत सोचो, सो जाओ, विवियन ने हल्की सी लाल आंखों के साथ धीरे से डांटा। ड्यूक बिल्कुल सीधा लेटा रहा, हिलने की भी हिम्मत नहीं की, बस विवियन के साथ ठंड से लड़ता रहा। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दूसरे की सांसें महसूस करते हुए, दिल की धड़कन सुनते हुए चैन से सो गए। सुबह ड्यूक धीरे से उठा और पाया कि दोनों एक दूसरे से कस के लिपटे हुए हैं। रात की ठंड की वजह से नेचुरल रिएक्शन। विवियन उसके सीने पर लेटी हुई थी, गहरी नींद में। ड्यूक ने नीचे देखा और एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया। तभी विवियन की पलकें हिली और वो उठने लगी। ये क्या है? विवियन ने नींद में ही बड़बड़ाया। सुबह सुबह इतना पास होने की वजह से ड्यूक के बॉडी रिएक्शंस को वो पहले किसी ब्रांच समझ बैठी। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे तुरंत समझ आ गया। वो शर्मा के तुरंत पीछे हट गई, चेहरा पूरा लाल। ड्यूक ने ऑकवर्डली अपना सिर खुजाया। ये चीज़ उसके कंट्रोल में भी नहीं थी। उसने बहाना बनाया और बोला कि वो ब्रेकफास्ट ढूंढने जा रहा है। बाहर जाकर उसने कुछ वाइल्ड फ्रूट्स इकट्ठा किए। टेस्ट काफ़ी खट्टा और भीगा था, पर विटामिन्स के लिए काम के थे। विवियन ने भी कोई नखरे नहीं किए। एक नोबल लेडी होने के बावजूद उसने बिना शिकायत के वो अगली वाइल्ड फ्रूट्स खा लिए। वो ड्यूक से भी ज़्यादा टफ थी। रोज़ाना ट्रेनिंग में इतनी मेहनत करती थी, वरना वो हर वक्त कई 100 पाउंड भारी आर्मर पहनकर नहीं घूमती। 2 दिन के रेस्ट के बाद उसकी रिब्स पूरी तरह हील नहीं हुई थी, पर नॉर्मल मूवमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उसकी राइट लेग अभी तक ठीक नहीं हुई थी, चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। ड्यूक और उसके कंपेनियंस ने डिसाइड किया कि आज धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे। उनका पहला गोल था मूनलाइट फॉरेस्ट से बाहर निकलना और किसी पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंचना। बस लोग मिल जाएं तो अपनी लोकेशन समझना और मेपल हिल काउंटी वापस जाना मुश्किल नहीं होगा। चैप्टर 42 आउट ऑफ द फॉरेस्ट। ड्यूक ने अपने दिमाग में मैप रिकॉल किया। ओवरऑल देखा जाए तो मेपल हिल काउंटी मूनलाइट फॉरेस्ट के साउथ में लोकेटेड थी। इसका मतलब ये था कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, साउथ की तरफ जाना। नॉर्थ जाने का मतलब पूरा मूनलाइट फॉरेस्ट क्रॉस करना, और ऊपर से डायरेक्शन भी गलत हो जाता। अब ड्यूक बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो लोग मूनलाइट फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स के काफ़ी करीब हों। अगर उनकी करंट पोजीशन ज़्यादा नॉर्थ में होते तो फॉरेस्ट से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता। कैसे हो? ड्यूक ने विवियन को संभालते हुए पूछा और उसे वो हैवी आर्मर पहनाने में मदद की। मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, विवियन ने कहा। नॉर्मल कंडीशन में विवियन को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसने आर्मर पहनना, राइट लेग पर प्रेशर बढ़ गया और चलना थोड़ा मुश्किल हो गया। मैं उठा लेता हूँ तुम्हें। विवियन कुछ कह पाती उससे पहले ही ड्यूक ने झुककर सिग्नल दे दिया। विवियन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लिप्स को थोड़ा प्रेस किया, लेकिन आखिरकार ड्यूक के पीठ पर चढ़ गई। असल में नाइट लेवल वॉरियर होने के नाते वो पेन बर्दाश्त करके चल सकती थी, लेकिन इस वक्त ना जाने क्यों विवियन खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसका वो हमेशा का स्ट्रॉन्ग और टफ नाइट साइड थोड़ा सा फ्रिजाइल हो गया था। कितनी भारी हो? विवियन को उठाते ही ड्यूक के मुंह से निकल गया। उसकी लगभग 12 पॉइंट स्ट्रेंथ के साथ भी वेट क्लियरली महसूस हो रहा था। हाँ, उठाना फिर भी इजी था। विवियन ने तुरंत सीरियस टोन में एक्सप्लेन किया, आर्मर भारी है। हाँ, बिल्कुल। ड्यूक ने तुरंत हाँ में हाँ मिला दी और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। डायरेक्शन कंफर्म करने के बाद ड्यूक साउथ की तरफ चल पड़ा। विवियन उसकी पीठ पर बैठकर लगातार सराउंडिंग्स पर नज़र रख रही थी, हर मूवमेंट को फील कर रही थी।
अक्सर वो पहले ही बीस्ट्स और मैजिकल बीस्ट के ट्रेसेस डिटेक्ट कर लेती, ड्यूक को वार्न करती और वो दोनों बिना दिक्कत के उन एरियाज से बचकर निकल जाते। ड्यूक की एक्सपेक्टेशन से जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। कभी कभी कुछ बेवकूफ़ से बीस्ट या लो लेवल मैजिकल बीस्ट सामने आ जाते, पर ड्यूक को हाथ उठाना ही नहीं पड़ा। उसकी पीठ पर बैठी विवियन छोटे पत्थर उठाकर उन्हें भगा देती। बीस्ट्स और मैजिकल क्रीचर्स भी बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते। जैसे ही उन्हें एहसास होता कि ये दोनों ह्यूमंस कोई आम लोग नहीं हैं, वो दूर भाग जाते। पता ही नहीं चला और शाम हो गई। उन्होंने एक ऐसी गुफा ढूंढ ली जहां पहले किसी डेंजरस बीस्ट के रहने के निशान नहीं थे। रास्ते में इकट्ठा किए हुए रेजिन के कुछ टुकड़ों से ड्यूक ने आसानी से बॉनफायर जला ली। आग के इर्द गिर्द बैठकर विवियन के हेलमेट को ही पॉट बनाकर उन्होंने एक मिक्स सा मील पकाया। मशरूम्स, वाइल्ड वेजिटेबल्स, मछली और जो कुछ मिला। सरप्राइजिंगली टेस्ट बुरा नहीं था। विवियन को जब पता चला कि ड्यूक उसका हेलमेट कुकिंग के लिए यूज़ कर रहा है तो उसने कुछ नहीं कहा। बाद में ड्यूक ने बड़े एंथुजियाज्म से ऑफर किया कि अपना हेलमेट यूज़ कर लेते हैं। जवाब में विवियन ने बस उसे एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रही हो, तुम्हारा हेलमेट ज़्यादा गंदा है। ड्यूक के हेलमेट के मुकाबले में विवियन अपने ही हेलमेट में खाना पकाने को ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाईं। रात को डिनर के बाद ज़्यादा देर नहीं हुई, दोनों फिर से एक दूसरे से चिपक कर सो गए। फॉरेस्ट में एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस वैसे भी नहीं होते, और इस ज़माने में तो शाम के वक्त लोगों के पास ज़्यादा करने को होता भी नहीं। इस पीरियड के साथ रहने के बाद विवियन अब पहले जैसी शर्मीली नहीं रही। वो बिना कुछ कहे सीधा ड्यूक से चिपक कर सोने लगी। 3 दिन बाद ड्यूक कभी भी विवियन को उठाकर फॉरेस्ट के अंदर चल रहा था। नाइट लेवल फिजिक की स्ट्रॉन्ग रिकवरी की वजह से विवियन का फ्रैक्चर लगभग ठीक हो चुका था, लेकिन दोनों ने जैसे बिना कुछ बोले डिसाइड कर लिया हो, ना किसी ने मेंशन किया, और ड्यूक रोज विवियन को उठाकर ही चलता रहा। कौन है वहाँ? विवियन ने अचानक कुछ महसूस किया और आगे देखते हुए आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में एक मिडिल एज्ड आदमी एक पेड़ के पीछे से निकला, हाथ में बो और एरो लिए हुए। वो लिनन के कपड़े पहने हुए था, एक नॉर्मल कॉमनर लग रहा था। तुम लोग कौन हो? आदमी ने बो ताने रखा, लेकिन अटैक नहीं किया। ड्यूक और विवियन को समझ आ गया कि ये आदमी हॉस्टाइल नहीं है, इसलिए उन्होंने कामली एक्सप्लेन किया कि हम एडवेंचरर्स हैं, गलती से मूनलाइट फॉरेस्ट में खो गए थे, कई दिनों से भटक रहे थे, एग्जिट नहीं मिल रही थी। ड्यूक ने अपना एडवेंचरर्स बैज भी दिखा दिया, जो एडवेंचरर्स एसोसिएशन में ब्रीदिंग टेक्निक सीखने के बाद आसानी से मिल जाता है। ड्यूक और विवियन के हेवी आर्मर को देखकर आदमी ने थोड़ी शंका के साथ उनकी बात मान ली। उसके हिसाब से ये दोनों क्लियरली नाइट लेवल के वॉरियर्स थे। उन्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये लोग बुरे होते तो बिना कुछ कहे उसे मार सकते थे। समझ गया, मेरे साथ चलो, 2 घंटे में फॉरेस्ट से बाहर पहुंच जाओगे, उसने कहा। रास्ते में बातचीत शुरू हुई। उन्हें पता चला कि आदमी का नाम डॉयल था और वो पास के यताए विलेज से रहने वाला था। यताए विलेज सिल्वर काउंटी के बॉर्डर पर था और सिल्वर काउंटी मेपल हिल काउंटी के ईस्ट में पड़ता था। काफ़ी बड़ा एरिया था। सिल्वर काउंटी का लॉर्ड था अर्ल सैंटोस, एक पावरफुल आदमी जिसके पास 1000 से ज़्यादा पर्सनल सोल्जर्स थे। पिछले कुछ सालों में सिल्वर काउंटी और मेपल हिल काउंटी के बीच काफ़ी फ्रिक्शंस हुए थे, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जंग नहीं छिड़ी थी। अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जानकर ड्यूक और विवियन दोनों काफ़ी रिलीफ्ड हो गए। मेपल हिल काउंटी ज़्यादा दूर नहीं था। वो नॉर्दर्न मूनलाइट फॉरेस्ट के रिवर के फ्लो के साथ ईस्ट की तरफ बह गए थे, फिर ईस्टर्न मूनलाइट फॉरेस्ट से होते हुए साउथ की तरफ सिल्वर काउंटी आ गए थे। डॉयल के साथ बात करते करते उसका गार्ड धीरे धीरे कम होता गया। ड्यूक और विवियन के फुल बॉडी हैवी आर्मर से उसे क्लियरली समझ आ रहा था कि ये दोनों कोई आम एडवेंचरर्स नहीं थे। जैसे डॉयल ने कहा था, 2 घंटे बाद वो फॉरेस्ट से बाहर आ गए। दूर से ही उन्हें एक गांव दिखा, यताई विलेज। दोपहर का वक्त था और गांव से पतली पतली धुएं की लकीरें उठ रही थीं। डॉयल ने दिल से ड्यूक और विवियन को अपने घर खाने के लिए इनवाइट किया। पहले दोनों ने पोलाइटली मना किया, लेकिन आखिरकार मान गए। डॉयल के घर में उसके अलावा एक बेटा, बहू और एक छोटी सी पोती थी। लंच में सिंपल स्टीम्ड चेस्टनट राइस और कुछ सीजनल वाइल्ड वेजिटेबल्स थे, बिल्कुल आम लोगों का नॉर्मल खाना। ड्यूक और विवियन ने थोड़ा ही खाया। उन्हें पता था कि कॉमनर्स के लिए खाना कितनी मुश्किल से मिलता है, इसलिए ज़्यादा लेने में शर्म महसूस हुई।
अगर उनके पास पैसे होते तो ड्यूक जरूर कुछ मदद करता। विवियन ने मन ही मन डिसाइड किया कि वापस जाकर अपने टेरिटरी से कुछ सप्लाईज भिजवाएगी थैंक्स के तौर पर। दोपहर के बाद जैसे ही ड्यूक और विवियन निकलने की तैयारी कर रहे थे, दूर से अचानक घोड़ों के दौड़ने और काफी सारे कदमों की आवाज आने लगी। डॉयल का चेहरा तुरंत टेंस हो गया। उसने ड्यूक, विवियन और अपनी बहू को जल्दी से घर के अंदर छुपने को कहा और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि बाहर बिल्कुल ना निकले। क्या हो रहा है? ड्यूक ने पूछा। अर्ल सैंटोस के पर्सनल सोल्जर्स, डॉयल ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। ड्यूक और विवियन दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अर्ल सैंटोस के सोल्जर्स के आने से पूरा यताए विलेज इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था। बच्चे और औरतें सब छुप गए। हर घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। गांव में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चैप्टर 43 किलिंग द इनोसेंट फॉर फॉल्स मेरिट। अंकल डॉयल ने थोड़ा और एक्सप्लेन किया, तब जाकर ड्यूक और बाकी लोग समझ पाए कि अर्ल सैंटोस के पर्सनल सोल्जर्स क्यों इतने बदनाम थे। ये लोग अपनी क्रूअल्टी के लिए मशहूर थे। अक्सर कॉमनर्स को दबाते, धमकाते और बिना वजह के जुल्म करते। अर्ल सैंटोस के पर्सनल सोल्जर्स का कॉम्पोजिशन भी काफ़ी अजीब था। उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग लोकल टेरिटरी के थे। बाकी ज़्यादातर माउंटेन बैंडिट्स, डकैत और भटके हुए एडवेंचरर्स थे, जिन्हें अर्ल सैंटोस ने अपनी सर्विस में ले लिया था। ये लोग सिल्वर काउंटी के नहीं थे, इसलिए यहाँ के कॉमनर्स से उनका कोई इमोशनल रिश्ता भी नहीं था। ऊपर से उनका पास्ट पहले ही गंदा था। जैसे ही मौका मिलता वो फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते। इसी वजह से सिल्वर काउंटी के कॉमनर्स इन पर्सनल सोल्जर्स से इतना डरते थे। उनके मन पर पहले के अनुभवों का एक गहरा साइकोलॉजिकल शैडो पड़ चुका था। याटेई विलेज के विलेज चीफ का नाम एड था। वो 60 साल के ऊपर का हो चुका था। इस जमाने के हिसाब से काफ़ी बुजुर्ग माना जाता था। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। वो लाठी के सहारे थोड़ा झुकते हुए उन पर्सनल सोल्जर्स के ग्रुप के सामने गया और माफ़ी मांगती हुई मुस्कान के साथ बोला, साहब, क्या हम आपकी किसी तरह मदद कर सकते हैं? पर्सनल सोल्जर्स लगभग 2 कंपनियों के बराबर थे, तकरीबन 30 लोग, और उनका लीडर एक कंपनी कमांडर था। कंपनी कमांडर घोड़े से नीचे उतरा, विलेज चीफ के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, सच में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रिसेंटली हिज लॉर्डशिप अर्ल ने हमें पास के बैंडिट्स को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया है। क्या तुमने उन्हें देखा है? विलेज चीफ ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, सिर्फ सुना है उनके बारे में, लेकिन वो याटेई विलेज के आसपास नहीं आए। अच्छा, कंपनी कमांडर ने कहा, हम पूरा दिन ढूंढते रहे पर कोई निशान नहीं मिला, इसलिए अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम कैसे मदद कर सकते हैं? विलेज चीफ ने हिचकिचाते हुए पूछा। कंपनी कमांडर के चेहरे पर एक ठंडी सी हंसी आ गई। मुझे लगता है तुम काफ़ी लंबी जिंदगी जी चुके हो। आगे जीने का भी ज़्यादा फायदा नहीं। क्यों ना थोड़ी देर के लिए अपना सर मुझे दे दो? ये सुनते ही विलेज चीफ का रंग उड़ गया। वो तुरंत पीछे हट गया, दोनों हाथ हिलाते हुए बोला, सर प्लीज़, मुझ जैसे इनसिग्निफिकेंट आदमी के साथ मजाक मत कीजिए। कंपनी कमांडर ने उसकी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। वो पीछे मुड़कर सोल्जर से बोला, याटेई विलेज पर बैंडिट्स ने हमला किया था। सारे गांव वाले मारे गए। हमने आखिरी सांस तक लड़कर बैंडिट्स को ख़त्म किया। समझे? समझे। पीछे खड़े सोल्जर्स तुरंत मतलब समझ गए। उन्होंने तलवारें निकाली और आसपास के घरों में घुस पड़े और बिना किसी दया के कॉमनर्स का कत्ल शुरू कर दिया। तुम विलेज चीफ गुस्से और डर से कांपते हुए कंपनी कमांडर की तरफ उंगली उठाए खड़ा रह गया, पर एक शब्द भी नहीं निकाल पाया। कंपनी कमांडर का पेशेंस खत्म हो चुका था। उसके चेहरे के मसल्स झटकी और उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड खींच ली, विलेज चीफ को वहीं खत्म करने के लिए। जैसे ही तलवार नीचे गिरने वाली थी, वुश, एक छोटा सा पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और जबरदस्त फोर्स के साथ कंपनी कमांडर की कलाई पर लगा। क्लैंग, तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कौन है? कंपनी कमांडर शॉक में चिल्लाया। उसने देखा, दूर एक घर से 2 लोग फुल आर्मर पहने बाहर आ रहे थे। कलाई में तेज दर्द के बावजूद उसने जल्दी से तलवार उठाई और पीछे हट गया।
इस जमाने में जो भी फुल आर्मर पहन सकता था वो आम आदमी नहीं होता था। इसका मतलब या तो उसके पास जबरदस्त स्ट्रेंथ है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। विवियन की आंखें गुस्से से जल रही थी। तुम लोग बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो, झूठे बैरिट्स के लिए। क्या यही तरीका है अर्ल सैंटोस का अपने पर्सनल सोल्जर्स को कंट्रोल करने का? कंपनी कमांडर का दिल कांप गया जब उसने अर्ल सैंटोस का नाम सुना। उनके काम क्लियरली लिमिट क्रॉस कर चुके थे। अगर ये बात अर्ल सैंटोस के कान तक पहुंच जाती तो उनका सीधा रास्ता था फांसी का तख्ता। कंपनी कमांडर ने दांत पीस कर डिसीजन लिया और जोर से चिल्लाया, सब इधर आओ, ये दोनों खतरनाक हैं, इन दोनों को यहीं खत्म कर दो, एक को भी भागने मत देना। उसे शक था कि ड्यूक और विवियन शायद एडवेंचरर्स हैं, और जब आउटसाइडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें जिंदा छोड़ना मतलब अपनी ही मौत को दावत देना होता है। ऑर्डर मिलते ही बाहर से आए सोल्जर्स ड्यूक और विवियन की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि दोनों आर्मर में पहने हैं पर हाथ में कोई वेपन नहीं है। इससे उन्हें लगा कि शायद ये मैनेजेबल होंगे। ड्यूक और विवियन ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे, बिल्कुल एक रिदम में दोनों ने एक साथ एक्शन लिया। ये सोल्जर्स आम लोग थे, कभी ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस नहीं की थी। ड्यूक और विवियन के सामने वो बिल्कुल फ्रजाइल लग रहे थे। सिर्फ कुछ ही पलों में 5-6 सोल्जर्स जमीन पर पड़े थे। उनकी स्ट्रेंथ के साथ सिंपल पंचेस और किक्स भी काफी थे इन लोगों को गिराने के लिए। ड्यूक और विवियन ने कैजुअली जमीन से लॉन्ग स्वॉर्ड्स उठाई और धीरे धीरे बचे हुए सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगे। लगभग 20 लोग बचे थे और ड्यूक और विवियन के आगे बढ़ने से वो पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर ठंडी पसीना आ गई थी। उन्हें अब क्लियरली समझ आ गया था ये दोनों नाइट लेवल पावर हाउसेस हैं। ड्यूक की दिखाई हुई स्ट्रेंथ भी उनके लिए नाइट लेवल से कम नहीं लग रही थी। कंपनी कमांडर का चेहरा बार बार रंग बदल रहा था। आखिरकार उसने जबरदस्ती एक फ्लैटरिंग स्माइल बनाई और शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमें लगा आप बैंडिट्स हैं इसलिए अटैक किया। ऐसा करते हैं, मेरे पास वहां 200 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं। इससे हम अपॉलॉजी और रिस्पेक्ट समझ लीजिए। यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा मान लेते हैं, क्या कहते हैं? दिल ही दिल में वो गाली दे रहा था, साला इस छोटे से गांव में 2 नाइट लेवल मॉन्स्टर्स मिल जाएंगे, किसने सोचा था? उन्होंने ड्यूक और विवियन को हराने का ख्याल छोड़ दिया था। बैटल हार्डेंड वेटरन्स होने के नाते उन्हें अच्छी तरह पता था उनका मैन पावर नाइट लेवल वॉरियर के दांत के बीच भी फिट नहीं होता। सपने देखना बंद करो, विवियन गुस्से से दहाड़ी। उसने जोर से पैर पटका और पल भर में आगे बढ़ गई। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। एक झटके में वो कंपनी कमांडर के सामने थी। स्विश, तलवार घूमी और कंपनी कमांडर का सर हवा में उड़ गया। इसके साथ ही बाकी सोल्जर्स चिड़ियों और जानवरों की तरह इधर उधर भाग गए। किसी ने अपने कमांडर का बदला लेने का सोचा तक नहीं। विवियन ने अपनी आंखों से औरतों और बच्चों का कत्ल देखा था। ऐसे में रिश्वत एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं था। उसे सिर्फ और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोल्जर्स भाग गए और ड्यूक और विवियन ने उनका पीछा नहीं किया। इस वक्त और भी काम थे जिन पर ध्यान देना जरूरी था। वो सोल्जर्स घोड़ों पर चढ़कर अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गए थे। सबको मार पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। गांव में कई लाशें पड़ी थीं, कुछ सोल्जर्स की और कुछ बेचारे विलेजर्स की। विवियन ने थोड़ा सोचा और विलेज चीफ से कहा, मेरा नाम विवियन है, मैं मेपल हिल काउंटी के अर्ल हार्डी की बेटी हूँ। आप मेरे साथ मेपल हिल काउंटी चलिए, मैं आपके लिए प्रॉपर कॉमनर रजिस्ट्रेशन अरेंज करवा दूंगी। विलेज चीफ ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर भी गहरी सांस लेते हुए बोला, हम पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, मेपल हिल काउंटी जाना। अगर आप नहीं गए तो बाद में और बड़ी मुसीबत आएगी। विवियन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं एक नोबल हूँ, मुझे नोबल्स का तरीका सबसे अच्छी तरह पता है। अगर अर्ल सैंटोस को ये सब पता चला तो वो पहले उन सोल्जर्स को मारेगा, फिर आपको भी। क्यों? विलेज चीफ कंफ्यूज था। फेस के लिए, विवियन ने सीधे शब्दों में कहा। नोबल्स सबसे ज्यादा अपनी इज्जत और रेप्यूटेशन की परवाह करते हैं। अर्ल सैंटोस कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि लोग जान लें कि उसके पर्सनल सोल्जर्स ने बेगुनाह लोगों को मारकर झूठा क्रेडिट लिया है। एक अर्ल को बदनाम होने देने के बजाय वो ज्यादा सीधा रास्ता चुनेगा, सब गवाहों को मिटा देना, आपको भी।
चैप्टर 44 रिटर्न टू मेपल हिल काउंटी। यताई विलेज के विलेजर्स असल में नोबिलिटी को समझते ही नहीं थे। उन्हें ये आइडिया नहीं था कि नोबल्स अपना गोल अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्ल सैंटोस के लिए अपने डोमेन की रेपुटेशन को बचाने के मुकाबले एक छोटा सा गांव कुछ भी नहीं था। यहाँ जो हुआ वो कभी ना कभी जरूर बाहर आने वाला था। आखिरकार अर्ल सैंटोस को सब पता चल ही जाता। मान लो कि अगर आज ये सोल्जर्स सब के सब यहीं मार भी दिए जाते, तब भी उनका गायब हो जाना दूसरों का ध्यान खींच लेता। फिर इन्वेस्टिगेशन होती और यताई विलेज के कॉमनर्स की मेंटल फोर्टिट्यूड इतनी स्ट्रांग नहीं थी। बस थोड़ी सी पूछताछ, बिना टॉर्चर के ही पूरा सच बाहर आ जाता। उस पॉइंट पर विलेजर्स जो भी बोलते, उनके लिए बचना मुश्किल हो जाता। असल में जिस पल वो सोल्जर्स गांव में घुसे थे, उसी पल से इन विलेजर्स का फेट सील हो चुका था। विवियन ने ये सब ऑलमोस्ट तुरंत समझ लिया, इसीलिए उसने विलेजर्स को अपने साथ चलने का सजेशन दिया। नॉर्मली कॉमनर्स को अपने डोमेन की बाउंड्री फ्रीली क्रॉस करने की इजाज़त नहीं होती। ज़्यादातर लोग ज़मीन से बंधे होते हैं। इवन एक ही डोमेन के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी रिपोर्ट करना और अप्रूवल लेना पड़ता है। पूरे किंगडम में फ्रीली मूव करने का हक सिर्फ नोबल्स को होता है और एडवेंचरर एसोसिएशन के रजिस्टर्ड एडवेंचरर्स को। अर्ल हार्डी की बेटी होने के नाते विवियन के लिए कुछ कॉमनर्स को सेटल करवाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं था। लेकिन यताई विलेज के लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक गांव छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। आज ऑलमोस्ट मैसेकर होने के बाद भी काफ़ी लोग बचकानी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद कुछ नहीं होगा। ड्यूक और विवियन ने काफ़ी देर तक समझाया, लेकिन आखिर में सिर्फ अंकल डॉयल का परिवार, कुल 5 लोग ही साथ चलने को रेडी हुआ। ये भी तब हुआ जब अंकल डॉयल के बेटे ने जोर दिया। खुद डॉयल भी गांव छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। ड्यूक और विवियन दोनों समझ सकते थे, आखिर वो लोग अभी अभी आए थे और इन लोगों को कहना कि सब कुछ छोड़कर एक अननोन डोमेन चल दो, ये काफ़ी बड़ी बात थी। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस अपने गांव के आसपास ही गुजार देते हैं। मेपल हिल काउंटी उनके लिए एक बहुत ही दूर और अनजानी जगह थी। आखिरकार विवियन को अंकल डॉयल के परिवार के साथ ही निकलना पड़ा। अंकल डॉयल के परिवार के पास एक डोंकी थी। उसकी वाइफ, बहू और छोटी सी पोती डोंकी काट पर बैठ गईं। काट में ज़्यादा सामान नहीं था, वैसे भी उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी ही नहीं। पैकिंग भी जल्दी हो गई। सिस्टर विवियन, आप भी ऊपर आ जाओ, छोटी सी याला ने मासूमियत से कहा। विवियन मुस्कुराई और मना कर दिया। मैं नहीं बैठूंगी, ये आर्मर बहुत भारी है। इतना वेट लेकर डोंकी ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। अंकल डॉयल के बेटे का नाम फॉक था। वो डोंकी काट के पीछे पीछे चल रहा था, बार बार पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखते हुए। उसके चेहरे पर सिर्फ चिंता थी। फॉक अपनी 20s में था और पिछले कुछ सालों से कॉमर्स एसोसिएशन के साथ नॉर्थ साउथ ट्रैवल कर चुका था। उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा था। वो अच्छी तरह जानता था कि विवियन जो कह रही है वो ऑलमोस्ट गारंटीड सच बन जाएगा। इसीलिए वो अपने फादर को लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था। फॉक को विवियन की आइडेंटिटी पर ज़रा भी डाउट नहीं था। उसने पहचान लिया था कि विवियन का आर्मर स्टारलाइट आयरन का बना हुआ है। स्टारलाइट आयरन एक एक्सट्रीमली रेयर मेटल था। उसकी कीमत सेम वेट के गोल्ड से भी ज़्यादा होती है। दूसरे शब्दों में विवियन अपनी बॉडी पर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स का गोल्ड पहने हुए थी। ये सोचकर ही फॉक के सारे डाउट्स खत्म हो गए। उसने दूर गांव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो सोल्जर्स वापस जाकर कैसे फैक्ट्स ट्विस्ट करेंगे। गांव के लोग। ड्यूक उसका मतलब समझ गया। वो सोल्जर्स सच को ज़रूर तोड़ मरोड़ कर सारा ब्लेम विलेजर्स पर डाल देंगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने जो कर सकते थे वो कर दिया। अब बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अर्ल सैंटोस के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो। ड्यूक और उसके साथियों को पूरे आधे महीने लग गए मेपल हिल काउंटी के बॉर्डर टाउन लोबा टाउन पहुंचने में। लोबा टाउन बाकी छोटे शहरों से अलग था। नॉर्मली स्मॉल टाउन्स में सिर्फ लोकल मिलिशिया होती है, लेकिन यहाँ अर्ल हार्डी के पर्सनल सोल्जर स्टेशन थे। बॉर्डर पर होने की वजह से डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग था। 3 स्क्वाड्रन्स यहाँ परमानेंटली थीं, टोटल 40 से ज़्यादा सोल्जर्स, और उनके साथ साथ 80 से ज़्यादा लोकल मिलिशियन भी थे।
ओवरऑल ये काफ़ी बड़ी फोर्स थी। यहाँ के सोल्जर्स का मेन काम ये था कि अगर कभी वॉर शुरू हो तो तुरंत इन्फॉर्मेशन बैक भेजी जा सके। रुको! एक तीर सीधा आकर जमीन में आकर घुस गया। आगे से 10 पर्सनल सोल्जर्स का एक स्क्वाड निकला। उनका कैप्टन एक बियर्डेड मिडिल एज्ड आदमी था। अंकल डॉयल का परिवार तुरंत नर्वस हो गया। फॉक ने अपनी छोटी बेटी को जोर से पकड़ लिया, अपने बॉडी से उसे कवर करते हुए, ताकि अगर तीर आए तो पहले उसके बॉडी से लगे। क्या तुम सिल्वर काउंटी से आ रहे हो? मर्चेंट क्रेडेंशियल्स या ट्रैवल परमिट दिखाओ, नहीं तो इल्लीगल माइग्रेशन के चार्ज में तुम्हें डिटेन किया जाएगा। बोलते वक्त उसका हाथ तलवार के हिल्ट पर था। विवियन पीछे से आगे आईं। वो अभी बोलने ही वाली थीं कि स्क्वाड लीडर का चेहरा बदल गया। वो तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। मिस विवियन, ये स्क्वाड लीडर विवियन को पहले देख चुका था। उसके आर्मर की वजह से उसके दिमाग में उसकी इमेज गहरी छप गई थी। बाकी सोल्जर्स ने विवियन को पहले नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। विवियन ने उनकी तरफ सिर्फ एक ठंडी सी नजर डाली। 2 कैरेजेस अरेंज करो। इतना कहकर उसने अंकल डॉयल के परिवार को इशारा किया और लोबा टाउन की तरफ चल पड़ी। अंकल डॉयल के परिवार ने देखा, सब सोल्जर्स बिल्कुल शांत, सिर झुकाए हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। तब जाकर उन्हें विवियन की नोबिलिटी का असली एहसास हुआ। इतने दिनों के साथ में वो विवियन को बस एक फ्रेंडली फीमेल नाइट समझ रहे थे। उन्होंने कभी उसे ऊंची नोबिलिटी से जोड़कर नहीं देखा था। जैसे ही विवियन लोबा टाउन में एंटर हुई, पूरा टाउन जैसे उबल पड़ा। सिविलियंस, मर्चेंट्स, मिलिशिया सब बाहर आ गए। सब देखना चाहते थे अर्ल हार्डी की बेटी कैसी दिखती है। लेकिन विवियन का आर्मर इतना टाइट और कंप्लीट था कि क्राउड को सिर्फ एक चलती फिरती आर्मर ही नजर आई। विवियन के कहने पर अंकल डॉयल का डोंकी कार्ट एक मर्चेंट ने प्रोएक्टिवली खरीद लिया, पूरे 20 गोल्ड कॉइन्स में। इस जर्नी के आगे के हिस्से में डोंकी ले जाना मुश्किल होता। अंकल डॉयल जब गोल्ड कॉइन्स का बैग हाथ में पकड़कर देखता रहा तो अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। कब से एक डोंकी इतनी महंगी हो गई थी? 20 गोल्ड कॉइन्स जो उनके परिवार को सालों तक चल सकते थे। नॉर्मली लोबा टाउन जैसे शहर में 2 कैरेजेस मिलना मुश्किल होता, लेकिन विवियन ने बोल दिया था और बस काम हो गया। जल्दी ही 2 कैरेजेस उनके सामने आ खड़ी हुईं। विवियन और ड्यूक एक कैरेज में बैठे, अंकल डॉयल और उसका परिवार दूसरी कैरेज में, और इसी तरह उनका सफर मेपल हिल काउंटी की तरफ आगे बढ़ने लगा। चैप्टर 45 द बॉल। ड्यूक और उसकी पार्टी लोबा टाउन में ज्यादा देर नहीं रुकी। थोड़ा सा सामान रीस्टॉक करने के बाद सब फेंक्यू सिटी की तरफ निकल पड़े। अंकल डॉयल के परिवार वाली कैरेज फोक चला रहा था। कॉमर्स एसोसिएशन के साथ काम करते वक्त उसने काफ़ी सारी जगह घूमी थी, इसलिए कैरेज चलाने का उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। ड्यूक वाली कैरेज ड्यूक खुद चला रहा था। पहले ही उसने अपनी राइडिंग स्किल मैक्स कर रखी थी और उस एक्सपीरियंस के साथ कैरेज ड्राइविंग नेचुरली आ जाती थी। लोबा टाउन से फेंक्यू सिटी तक का सफ़र लगभग 5 दिन का था। इस ज़माने की सड़कें काफ़ी ख़राब होती है, इसलिए स्पीड भी काफ़ी कम हो जाती है। सफ़र सरप्राइजिंगली शांत रहा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। रात के वक्त दोनों कैरेजेस पास पास लगा दी जाती थी, जैसे एक टेम्पररी डिफेंसिव सेटअप हो। बीच में आग जलती और उसके ऊपर एक बर्तन रखा होता जिसमें सब्जी, सूखा हुआ मीट और थोड़ा बहुत और चीज़ पक रही होती। ड्यूक पॉट को देख रहा था, पर अनजाने में उसकी नज़र विवियन के हेलमेट पर चली गई। विवियन ने नोटिस किया, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने हाथ बढ़ाकर ड्यूक के सर पर हल्का सा टैप कर दिया। अंकल डॉयल का परिवार ये सीन देख रहा था, पर समझ नहीं पाया क्या चल रहा है और पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो चुपचाप अपने बोल में सब्जी और मीट खाते रहे। विवियन के काउंट की बेटी होने की सच्चाई कंफर्म होने के बाद उनका डिसबिलीफ धीरे धीरे एक तरह के भय और श्रद्धा में बदल गया था। ये चीज़ कॉमन लोगों की हड्डियों में बसी होती है, बदलना मुश्किल। उस दिन के बाद से वो विवियन से बात करते वक्त काफ़ी संभल कर बोलने लगे। पहले जैसी नेचुरल बातचीत अब मुमकिन नहीं रही। कैरेज के अंदर ड्यूक और विवियन साइड बाय साइड लेट गए थे। दोनों ने अपना आर्मर उतार दिया था, उसमें सोना एक तरह का टॉर्चर था। विवियन ने लोबा टाउन से खरीदा हुआ सफ़ेद अंडरगारमेंट पहना हुआ था, लेकिन ड्यूक के लिनन कपड़े उसने अभी भी अपने पास रखे हुए थे।
कहती हुई कि वापस जाकर धोएगी। विवियन नेचुरली पलटी और ड्यूक को पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में किया करती थी। दोनों चुप थे, शायद दोनों ही जानते थे कि ऐसे दिन ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। फेंक्यू सिटी लौटने के बाद ऐसे साथ सोना फिर से मुश्किल हो जाएगा। 5 दिन बाद विवियन के सेफली वापस लौटने की खबर फेंक्यू सिटी में आग की तरह फैल गई और फिर बाकी जगहों तक भी पहुंच गई। 1 महीने पहले जब विवियन मूनलाइट फॉरेस्ट में गायब हुई थी, तब से अर्ल हार्डी लगातार लोग भेज रहा था उसे ढूंढने के लिए। आखिरकार सिर्फ विवियन की कुल्हाड़ी और कुछ हड्डियों में बदली हुई लाशें मिली थीं। अर्ल हार्डी के लिए एक ही अच्छी खबर थी, लाशें सब मर्दों की थी और विवियन का कोई निशान नहीं मिला था। 2 सिर वाले ओगर का शव भी मिल गया था और मौके पर मिले निशानों से लगभग पूरा इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया। इन्फ्रेंस यही था कि विवियन जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह से घायल होकर भाग गई थी। इस पूरे महीने में अर्ल हार्डी ने अनेक लोग लगा दिए थे। यहाँ तक कि एडवेंचरर एसोसिएशन ने भी काफ़ी क्वेस्ट्स रिलीज कर दी थी। जो भी विवियन को ढूंढकर लाता, उसे बेहद भारी रिवॉर्ड मिलती। लेकिन विवियन फिर भी नहीं मिली। हाँ, मूनलाइट फॉरेस्ट में काफ़ी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स ज़रूर साफ कर दिए गए। उस रात अर्ल हार्डी ने विवियन के सेफ रिटर्न की खुशी में एक ग्रैंड बॉल होस्ट किया। बॉल में भी विवियन ने आर्मर पहना हुआ था। उसने नोबल गाउन पहनने से सीधा मना कर दिया। उसे पता था कि फिर न जाने कितने लोग डांस के लिए बुलाते रह जाएंगे। आर्मर पहने रहना उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट था। एक्सप्रेशन संभालने की ज़रूरत नहीं, दिमाग शांत। इस पूरे इवेंट में ड्यूक का नाम लगभग कहीं आया नहीं था। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं था कि विवियन के साथ एक नाइट अटेंडेंट भी लौटा है। और यही ड्यूक चाहता था। वो ज़्यादा लोगों की नज़र में आना नहीं चाहता था। फालतू की दिक्कत से बचना ही बेस्ट ऑप्शन था। उसके लिए लो प्रोफाइल रखना और चुपचाप ग्रो करना सबसे अच्छा ऑप्शन था। पूरे बॉल के दौरान ड्यूक लगभग इनविजिबल ही रहा। वो बस अच्छी वाइन और लजीज खाने में लगा रहा और बिना जाने काफ़ी ज़्यादा खा गया। वैसे भी बॉल में आए नोबल्स अपने स्टेटस पे इतना घमंड करते थे कि कोई सच में खाना खाने नहीं आया था। इसलिए सारा खाना ड्यूक के हिस्से में आ गया। ड्यूक हाथ में गेल वुल्फ का रोस्टेड पैर पकड़े हुए था, जिससे ग्रीस टपक रहा था। तब एक ब्लॉन्ड यंग मैन उसके पास आकर आंख मारती। ड्यूक उसे पहचान नहीं पाया, थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैजिकल बीस्ट का मीट निगलने के बाद उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं रेन अकोस्टा हूँ। रेन मुस्कुराया। रेन अकोस्टा? ड्यूक को लगा ये नाम कहीं सुना सा है। उसे याद आया विवियन ने कभी बेड पर बात करते हुए ये नाम लिया था। अर्ल हार्डी के 7 बच्चे थे। विवियन सबसे छोटी थी और रेन 6th नंबर पर था। रेन की एज सिर्फ 18 थी और विवियन के सबसे करीब एज गैप उसी का था, इसलिए दोनों काफ़ी फेमिलियर थे। बाकी ज़्यादातर बच्चे शादी कर चुके थे, अपनी अपनी फोर्सेस बना रहे थे और रेन और विवियन से कम ही मिलते थे। विवियन को एस्कॉर्ट करते हुए काफ़ी परेशानी हुई होगी। रेन ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये कंफर्म करने के लिए कि विवियन आसपास नहीं है। उसकी फेरोसिटी तो तुमने देखी होगी, ड्यूक ने सोचा। उसे तो ज़्यादा सफरिंग फील नहीं हुई थी, उल्टा उसे मज़ा आया था, पर वो ये कह नहीं सकता था। इसलिए सीधे जवाब दिया, मिस विवियन की सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। अरे छोड़ो, रेन हंस पड़ा। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। बचपन में अगर उसे छेड़ देता था ना, तो तलवार लेकर पूरे शहर में पीछे भागती थी। पकड़ लेती तो बुरी तरह पिटाई होती थी। ड्यूक को समझ नहीं आया क्या बोले। वो चुपचाप वुल्फ लेग चबाता रहा। विवियन उसके साथ कभी ऐसी नहीं थी। रेन ने ड्यूक की हिचकिचाहट नोटिस की, पर बात करता ही रहा। ड्यूक को लगा ये नोबल यंग मास्टर बिल्कुल ऑर्डिनरी शहर के लड़के जैसा है, सिंपल, सीधा, बिना दिखावे के। विवियन ने उसे पहले बताया था कि रेन का नेचर काफ़ी वाइल्ड है। फैमिली पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, पावर स्ट्रगल से दूर रहता है, बस टाइम पास करता रहता है। कभी शिकार, कभी शहर में घूमना, ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस भी ढीली ढाली, बस लोअर टियर नाइट अटेंडेंट तक ही पहुंच पाया। ड्यूक को समझ नहीं आया कि रेन उससे बात क्यों कर रहा है। फिर उसने सोचा शहर में आने के बाद उसने विवियन से डिस्टेंस रखा था, कोई अजीब बिहेवियर नहीं दिखाया था। बॉल के एंड में रेन ने ड्यूक के कंधे पर थपकी दी। अगली बार हैब्स मैनर आना, साथ में ड्रिंक्स पिएंगे।
ड्यूक इस अचानक वाली क्लोजनेस से थोड़ा स्टन्ड था। उसे लगा रेन कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। तब विवियन चुपचाप उसके पास से गुजरी और धीरे से बोली, इसे इग्नोर करो, 3 मिनट में किसी से भी दोस्ती कर लेता है। बॉल खत्म होने के बाद ड्यूक एक भारी बॉक्स के साथ मैनर वापस आया, अपने उस कमरे में जहां उसे बहुत देर बाद रहने नसीब हुआ। बॉक्स के अंदर गोल्ड कॉइन्स भरे हुए थे, पूरे 1000। ये अर्ल हार्डी की तरफ से रिवॉर्ड था, विवियन को सेफली एस्कॉर्ट करके वापस लाने के लिए। चैप्टर 46 ऑफिशियल नाइट। ड्यूक ने बॉक्स से गोल्ड कॉइन्स उठाए, पर उसका दिल ज्यादा हिला नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी, इन गोल्ड कॉइन्स को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए। उसकी नज़र स्किल ट्री पर पड़ी। जायंट व्हेल ब्रीदिंग टेक्निक LV6 1156/2300। 6th लेयर का प्रोग्रेस ऑलरेडी आधे से ज्यादा था। अब मैजिकल बीस्ट मीट की मदद से लगभग आधे महीने में वो 7th लेयर तोड़ सकता था। अगली सुबह ड्यूक फ्लाइंग ईगल कॉमर्स एसोसिएशन गया और फिर से उस मीट के पहाड़ जैसे आदमी एल से मिला। एल ने उसे देखते ही आंखें सिकोड़ी और हंस दिया। ड्यूक, काफी टाइम बाद दिख रहा है। ड्यूक ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, क्या तुम रैंक्ड मैजिकल बीस्ट का मीट अरेंज कर सकते हो? अब उसके पास गोल्ड कॉइन्स की कमी नहीं थी। पैसे को यूं ही पड़ा रहने देना बेकार था। उसे तुरंत स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना ही सही रास्ता था। रैंक्ड मैजिकल बीस्ट, एल ने थोड़ा सोचा। मिल तो जाएगा पर टाइम लगेगा। प्राइस रफली 50 गोल्ड कॉइन्स पर पाउंड होगी, ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट कॉस्ट अभी कंफर्म नहीं थी, इंटरनल चैनल से बात करके ही फाइनल होती। मुझे 10 पाउंड चाहिए, ड्यूक ने बिना झिझक बोला। डन। एल और भी खुश हो गया। डिपॉजिट की जरूरत नहीं, जैसे ही न्यूज़ आती है मैनर पर मैसेज भिजवा दूंगा। 500 गोल्ड कॉइन्स की डील छोटी बात नहीं थी। एल का मूड नेचुरली अच्छा हो गया। 2 हफ्ते बाद। इन दिनों में ड्यूक ने मैनर के अंदर ही रहकर पूरा फोकस कल्टीवेशन पर रखा। उसने विवियन के कुछ इन्विटेशंस भी मना कर दिए। बस एक ही गोल था, जायंट व्हेल ब्रीदिंग टेक्निक को 7th लेयर तक ले जाना। उसने पास रखा हुआ एक काला सा मीट का टुकड़ा उठाया और सीधा मुंह में डाल लिया। ये ब्लैक रॉक टर्टल का मीट था, एक रैंक्ड मैजिकल बीस्ट। फ्लाइंग ईगल कॉमर्स एसोसिएशन ने इसे कुछ स्पेशल चैनल से हासिल किया था और फाइनल प्राइस थी 7 गोल्ड कॉइन्स पर पाउंड। 10 पाउंड मीट मिलते ही ड्यूक ने क्लोज्ड कल्टीवेशन शुरू कर दी। You completed a session of giant whale breathing technique training, proficiency +5. Giant whale breathing technique level up. Constitution +1.1, strength +0.3, agility +1.1. Giant whale breathing technique LV7 1/2500. Constitution 11, strength 12.2, agility 11, spirit 9.1, free attribute points 0। जैसे ही ब्रेक थ्रू हुआ, ड्यूक ने महसूस किया कि उसके पेट के अंदर मौजूद लाइफ सीड जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। गर्मी की लहरों जैसी वेव्स उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। हर वेव के साथ उसके मेरिडियंस, हड्डियां और मांसपेशियां बदल रही थीं, जैसे बार बार एक शुद्धिकरण हो रहा हो। नाइट अटेंडेंस स्टेज पर लाइफ सीड सोया रहता है। सिर्फ ऑफिशियल नाइट बनने के बाद ही वो जागता है। लाइफ सीड के जागते ही फाइटिंग स्पिरिट को कंप्रेस करना शुरू कर देता है। गैशियस फाइटिंग स्पिरिट धीरे धीरे लिक्विड बूंदों में बदलने लगता है। सरफेस पर लगता है जैसे सब कुछ खाली हो गया हो, पर असल में अंदर और ज्यादा जगह बन जाती है, जहां इनॉर्मस अमाउंट में फाइटिंग स्पिरिट स्टोर हो सकती है। ड्यूक ने अपनी बॉडी की कंडीशन देखकर अंदाजा लगाया, अगर पूरा अंदर लिक्विड फाइटिंग स्पिरिट से भर जाए तो उसकी फाइटिंग स्पिरिट की क्वांटिटी एक हाई लेवल नाइट अटेंडेंट से 50 गुना ज्यादा हो सकती है। यही वजह थी कि ऑफिशियल नाइट और नाइट अटेंडेंट के बीच का गैप इतना टेरिफाइंग होता है। स्किल ट्री देखकर ड्यूक ने नोटिस किया, जायंट व्हेल ब्रीदिंग टेक्निक की ब्रांचेस अभी भी फूल रही थी।
मतलब 8th लेयर तक ग्राइंड करना पड़ेगा, तब जाकर फ्रूट मिलेगा। कहा जाता था कि 9th लेयर पर पहुंचने वाला ग्रेट नाइट बन जाता है, एक ऐसा रियल्म जहां विवियन भी अभी तक नहीं पहुंची थी। ड्यूक अब सिर्फ 2 लेयर्स दूर था, आगे बस मेहनत और मेहनत चाहिए थी। 7th लेयर के बाद उसके सारे बेसिक फिजिकल एट्रीब्यूट्स जबरदस्त हो चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी सब 11 से ऊपर। स्ट्रेंथ तो 12 से भी आगे निकल चुकी थी। ड्यूक को महसूस हुआ कि अगर उसने काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट जमा कर ली तो शायद विवियन भी उसके सामने ना टिक पाए। एक ऑर्डिनरी नाइट के लिए सब एट्रीब्यूट्स को पीक तक ले जाना मुश्किल होता है, पर ड्यूक के पास स्किल ट्री का चीट था, जो फिजिक, स्ट्रेंथ और एजिलिटी सबको साथ साथ इम्प्रूव करता था। विवियन की रॉ स्ट्रेंथ शायद अभी ज़्यादा हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी में ड्यूक उसे क्रॉस कर चुका था। ये सब ऑर्डिनरी ट्रेनिंग मेथड्स की लिमिटेशन की वजह से होता है। होलिस्टिक ग्रोथ आसान नहीं होती। 2 हफ्ते बाद विवियन हेब्स मैनर आई। सिर्फ आधे साल में ऑफिशियल नाइट। विवियन ने पहली बार डिफीट जैसा फील किया। ड्यूक की नाइट एप्टीट्यूड उससे भी ज्यादा थी। फिर उसने ड्यूक के विजर्ड एप्टीट्यूड के बारे में सोचा और सब कुछ लॉजिकल लगने लगा। विजर्ड एप्टीट्यूड वाले लोग रेयर होते हैं और उनके लिए ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना नेचुरली आसान होता है। विवियन अपने साथ एक लकड़ी का बॉक्स लाई। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये ड्यूक ने भारी बॉक्स नीचे रखा और खोला। अंदर एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी। तलवार बाहर से पुरानी लग रही थी, पर पास से देखने पर पता चला उस पर बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स थीं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के साथ। ड्यूक ने स्वॉर्ड उठाई। वेट कम से कम 200 पाउंड था। ऑर्डिनरी आदमी के बस की बात नहीं थी इसे चलाना। शीत से निकालते ही ब्लेड दिख गया, पूरी तरह काली और हैरान कर देने वाली शार्पनेस के साथ। बस हल्का सा टच हुआ और ड्यूक के हाथ पर कट लग गया, खून निकल आया। उसकी करंट फिजिक के साथ बिना फाइटिंग स्पिरिट के प्रोटेक्शन के नॉर्मल वेपन्स के लिए उसकी स्किन को कट करना मुश्किल होता है। दिस वेपन इज कॉल्ड ब्लैक स्वॉर्ड, विवियन ने बताया। ये सेलेस्टियल सायन गोल्ड से बनी है। कभी एक एंशिएंट किंगडम की रॉयल फैमिली का ट्रेजर था। मेरे फादर ने इसे 1 महीने पहले ऑक्शन में मेरे लिए खरीदा था, पर मुझे अपनी स्टार एक्स ज़्यादा पसंद है, तो ये स्वॉर्ड तुम्हारा बार्गेन समझो। ड्यूक ने ब्लैक स्वॉर्ड पकड़कर पास रखी हुई एक नॉर्मल स्वॉर्ड से हल्का सा क्लैश किया, दूसरी तलवार तुरंत टूट गई। ऐसी वेपन हाथ में होने का मतलब था बैटल में एक बड़ा एडवांटेज। कम से कम इक्विपमेंट का गैप तो नहीं रहेगा। सेलेस्टियल सायन गोल्ड फाइटिंग स्पिरिट के साथ बहुत अच्छा रेजोनेट करता है। तुम ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट चैनल कर पाओगे और कॉम्बैट स्किल्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑर्डिनरी स्टील स्वॉर्ड्स लिमिटेड फाइटिंग स्पिरिट ही होल्ड कर पाती हैं, इसलिए नाइट लेवल कॉम्बैटेंट्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाते। ड्यूक ने ब्लैक स्वॉर्ड घुमाई और उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगी। तलवार के साथ खेलते हुए वो खुद ही हंस पड़ा। विवियन ये देखकर हंस पड़ी। फिर उसने एक हथेली जितना डिस्क निकाला। ये वही स्पिरिचुअल पावर स्केल कंपस है जिसका मैंने पहले मेंशन किया था। अपनी मेजरमेंट ले लो। ड्यूक की आंखें चमक उठी। उसने स्वॉर्ड शीथ में डाली और डिस्क पकड़ ली। कैसे यूज करते हैं? विवियन ने बोला। बस पकड़ के रखो, कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर वेट करो। ड्यूक ने कंपस पकड़ा। उसके अंदर की सुई तेज घूमने लगी, और तेज और तेज। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हुई और आखिरकार एक स्केल पर जाकर रुक गई, पर ड्यूक उसके पीछे लिखा हुआ टेक्स्ट पहचान नहीं पा रहा था। चैप्टर 47 ट्रेट ब्रेकिंग द स्काई। ड्यूक ने डायल पर लिखे हुए अक्षरों को ध्यान से देखा। वो टेक्स्ट उसे थोड़ा जाना पहचाना लगा, बिल्कुल उसी टाइप का स्क्रिप्ट जैसा पहले ब्रास रिंग पर देखा था। 4th लेवल एप्टीट्यूड, विवियन ने डायल को घूरते हुए कहा। सच में काफी अच्छा है। 4th लेवल, ड्यूक ने मन ही मन कैलकुलेशन की। उसकी स्पिरिचुअल पावर 9.1 थी, जबकि एक नॉर्मल आदमी की सिर्फ 5 होती है। मतलब हर 1 पॉइंट स्पिरिचुअल पावर बढ़ने पर एप्टीट्यूड का 1 लेवल बढ़ता है। टोटल 10 लेवल्स होते हैं स्पिरिचुअल पावर एप्टीट्यूड के।
इसका मतलब 10th लेवल एप्टीट्यूड वाले के पास 15 पॉइंट स्पिरिचुअल पावर होती है। 15 पॉइंट्स, ड्यूक ने सोचा। कौन सा मॉन्स्टर होता होगा जिसके पास इतनी एप्टीट्यूड हो? अभी उसका सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ था, जो मुश्किल से 12 क्रॉस कर पाया था। जो बंदा पैदा ही 15 स्पिरिचुअल पावर के साथ हो, ये ड्यूक की समझ से बाहर था। 4th लेवल एप्टीट्यूड, क्या ये अच्छा माना जाता है? ड्यूक ने पूछा। ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, विवियन ने जवाब दिया। पर विज़र्ड वर्ल्ड में बस एंट्री लेवल समझो, सिर्फ थ्रेशहोल्ड क्रॉस करता है। फिर विवियन ने अपने बैग से कुछ बॉटल्स निकाली। मूनलाइट फॉरेस्ट के बाद मुझे काफ़ी इंसाइट मिली है। मैं अब सिक्लूजन में जाकर ग्रेट नाइट के लिए चार्ज करूंगी। उसने बॉटल्स ड्यूक के सामने रख दी। ये लो, जाइंट वेल सीक्रेट पोशंस। ड्यूक आंखें फाड़े रह गया। उसके सामने 6 भारी भारी बॉटल्स रखी थीं, हर बॉटल पिछली बार से भी बड़ी। इतनी सारी? ड्यूक हैरान हुआ। तुम खुद यूज़ नहीं करोगी? विवियन हंस पड़ी। मेरे पास अभी भी काफ़ी है। फादर ने ऑक्शन में सिर्फ ब्लैक स्वॉर्ड ही नहीं जीती थी, बल्कि ड्रैगन सलाइवा फ्रेग्रेंस का एक बड़ा हिस्सा भी जीता था। इतना कि हम दोनों के लिए काफ़ी टाइम तक जाइंट वेल सीक्रेट पोशंस बनती रहेंगी। उसके टोन से साफ था कि अब ड्यूक सिर्फ एक सबऑर्डिनेट नहीं रहा था, वो अपना आदमी बन चुका था। नाइटिंगेल के ऑर्डिनरी मेंबर्स चाहे कितनी भी अचीवमेंट्स हों, उन्हें इतनी सारी जाइंट वेल सीक्रेट पोशंस कभी नहीं मिलती। विवियन रिटर्न के बाद काफ़ी बिजी रहीं। नाइटिंगेल की कमांडर होने के नाते उसे बहुत से मैटर्स हैंडल करने पड़े। उसने अंकल डॉयल के परिवार को भी सेटल कर दिया। फेंक्यू सिटी के पास एक छोटे से गांव के करीब उन्हें ज़मीन अलॉट हुई। ज़मीन होने का मतलब अंकल डॉयल का परिवार आराम से रह सकता था, ऊपर से 5 साल तक टैक्स फ्री। अक्सर किसानों के पास अपनी ज़मीन भी नहीं होती, इस हिसाब से ये ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ड्यूक का स्टेटस भी काफ़ी ऊपर चला गया था। एक नाइट लेवल एक्सपर्ट हर नोबल फैक्शन के लिए वैल्यूबल होता है। अगर ड्यूक चाहता तो सिर्फ एक इशारा काफ़ी था, बहुत से नोबल्स ऑलिव ब्रांच लेके आ जाते। पर ड्यूक का गोल कभी भी बिट्रेयल या कंफर्ट नहीं था। उसका एम था ज़्यादा स्ट्रेंथ और लंबी जिंदगी। जो चीज़ें उसकी पिछली जिंदगी में मुश्किल थी, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन लग रहा था। वेरा किंगडम में एक ऑर्डिनरी आदमी की एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 50 साल होती थी। 60-70 तक जीना ही बहुत लंबा जीना माना जाता था। नाइट अटेंडेंस आमतौर पर 70+ जीते थे। ऑफिशियल नाइट्स लगभग 100 साल। एडवेंचरस टैवर्न में ड्यूक ने सुना था लेजेंडरी ग्रेट नाइट्स 120, कभी-कभी 150 साल तक जीते थे। और विज़र्ड्स क्या? उनकी लाइफ स्पैन इतनी होती थी कि कई जेनरेशन्स को राइज और फॉल होते देख लेते थे। ड्यूक को सिर्फ ऑफिशियल नाइट बनकर रुकना बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसकी पुरानी दुनिया में सेंटेनेरियंस कॉमन थे, उसे इससे ज़्यादा चाहिए था। विवियन के जाने के बाद ड्यूक ने ब्लैक स्वॉर्ड के साथ बेसिक स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस शुरू की। मेन फोकस था स्वॉर्ड का वेट, बैलेंस और फील समझना। जब बॉडी वेपन के साथ सिंक हो जाती है तो रियल कॉम्बैट में परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती है। प्रैक्टिस के बाद ड्यूक ने जाइंट वेल सीक्रेट पोशन की एक बॉटल खोली। एक बूंद हाथ की पीठ पर डाली, उसे स्प्रेड किया और ब्रीदिंग टेक्निक शुरू की। यू कंप्लीटेड अ जाइंट वेल ब्रीदिंग टेक्निक कल्टिवेशन, प्रोफिशिएंसी +13। इस स्पीड से लगभग आधे महीने में वो 8th लेवल तक पहुंच सकता था। 9th लेवल ग्रेट नाइट रेल्म अब ज़्यादा दूर नहीं था। ड्यूक शांति से धीरे धीरे कल्टिवेशन करता रहा। उसके अंदर लिक्विड फाइटिंग स्पिरिट की बूंद दर बूंद जमती जा रही थी। ब्रीदिंग टेक्निक के बाद आई ड्रैगन स्पाइन बर्निंग वेव स्वॉर्ड टेक्निक। ये टेक्निक भी कंप्लीशन के काफ़ी पास थी। फॉरेस्ट और बाहर के दिनों में उसे फाइटिंग स्पिरिट बचाकर चलनी पड़ती थी, इसलिए टेक्निक का प्रोग्रेस स्लो रहा। पर अब एस्टेट में कोई रोक टोक नहीं थी। ड्यूक खुले ग्राउंड पर गया। जैसे ही उसने फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट की, ब्लैक स्वॉर्ड के इर्द गिर्द आग का घेरा बन गया, तेजी से जलता हुआ। इसी वजह से वो बाहर प्रैक्टिस करता था। अंदर जरा सी गलती होती तो वुडन बिल्डिंग्स जल सकती थीं। फाइटिंग स्पिरिट बढ़ने के साथ वो टेक्निक को रोज़ और ज़्यादा बार यूज़ कर पा रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया 10 दिन के अंदर ये टेक्निक लेवल 5 तक पहुंच जाएगी, शायद इसका मैक्स लेवल। एस्टेट की ज़िंदगी शांत और स्टेबल थी। 10 दिन पलक झपकते बीत गए।
नाइट लेवल पहुंचने के बाद नाइटिंगेल के अंदर ड्यूक का स्टेटस बिल्कुल अलग हो चुका था। एल हार्डी और विवियन के अलावा किसी और के पास उसे ऑर्डर देने का हक नहीं था। नाइट लेवल एक्सपर्ट्स को आमतौर पर रीजन संभालने या बड़े ट्रबलसम इश्यूज हैंडल करने के लिए रखा जाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसके लेवल की बात नहीं थी। ड्यूक को ये फ्री टाइम पसंद आया। वो इसी शांत फेज का पूरा फायदा उठा रहा था, सिर्फ ग्राइंड ग्राइंड और ग्राइंड। ड्रैगन स्पाइन बर्निंग वेव स्वॉट टेक्निक लेवल इंक्रीज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन 0.3, स्ट्रेंथ 0.1, एजिलिटी 0.3, स्पिरिट 9.1, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +1। ड्रैगन स्पाइन बर्निंग वेव स्वॉट टेक्निक लेवल 5। ट्रेट ब्रेकिंग द स्काई। Breaking the sky. When using the dragon spine burning wave sword technique, you can trigger fighting spirit attached to the sword to form sword chi. Constitution 11.3, strength 12.3, agility 11.3, spirit 9.1, free attribute points 1. टेक्निक मैक्स लेवल पहुंचते ही ड्यूक के दिमाग में बहुत सी जानकारी फ्लड हो गई। बेसिक एट्रीब्यूट बूस्ट्स के अलावा उसे एक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिला, बिल्कुल पहले की तरह। पर इस बार एक और चीज़ अलग थी, एक नया ट्रेट। पहला ब्लीडिंग ट्रेट ड्यूक को कभी ज़्यादा काम का नहीं लगा। वो दुश्मन को ब्लीड करके जीतने का प्लान नहीं करता था। पर ये नया ट्रेट बिल्कुल अलग लेवल का था, स्वॉर्ड जी। क्यूरियोसिटी को रोक न पाते हुए ड्यूक ने तुरंत एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सोच भर के साथ ब्लैक स्वॉर्ड फिर से आग के घेरे में आ गई। उसने स्वॉर्ड को स्विंग किया और दिमाग में उभरते पैटर्न के हिसाब से ब्लेड पर चिपकी फाइटिंग स्पिरिट को कंप्रेस करके स्वॉर्ड जी बना दिया। अगला ही पल 2 मीटर लंबी लाल स्वॉर्ड जी हवा में निकली और 20 मीटर दूर रखे टारगेट को चीर कर रख दिया। स्वॉर्ड जी टारगेट से टकराते ही फट गई। टारगेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, आग और चिंगारियां जमीन पर बिखर गई। ड्यूक खुद भी एक पल के लिए चुप रह गया। ब्रेकिंग द स्काई, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये शुरुआत थी। चैप्टर 48, बर्थ ऑफ द ग्रेट नाइट। ड्यूक अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद ब्रेकिंग द स्काई ट्रेट से काफ़ी सैटिस्फाइड था। ये सिर्फ एक नया अटैक नहीं था, बल्कि उसके कॉम्बैट स्टाइल को पूरी तरह अपग्रेड कर रहा था। ब्रेकिंग द स्काई का स्वॉर्ड जी सिर्फ तेज कटिंग पावर ही नहीं रखता था, बल्कि उसमें वायलेंट एक्सप्लोसिव फोर्स भी थी। एक हिट का मतलब था सीधा तबाही। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसने ड्यूक की एक बड़ी कमी पूरी कर दी। पहले उसके पास मिड टू लॉन्ग रेंज अटैक के लिए सिर्फ बो और एरो का ऑप्शन था, लेकिन नाइट लेवल एक्सपर्ट्स के अगेंस्ट एरो ज़्यादा काम के नहीं होते। फुल बॉडी आर्मर पहने हुए नाइट आम तीरों को लगभग इग्नोर कर सकता था, पर ब्रेकिंग द स्काई का स्वॉर्ड जी अलग ही लेवल का था। ऑर्डिनरी आर्मर इससे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता था। अगर लग गया, सीरियस इंजरी पक्की। और टेस्टिंग के बाद ड्यूक के कंक्लूजन पे पहुंचा। स्वॉर्ड जी का इफेक्टिव रेंज लगभग 30 मीटर्स था। इस रेंज के बाद स्वॉर्ड जी खुद ही एक्सप्लोड हो जाता था, आगे ट्रैवल नहीं करता। फाइटिंग स्पिरिट कंजम्पशन भी काफ़ी हैवी था। अगर उसका बॉडी फाइटिंग स्पिरिट से भरा हो तो एक स्वॉर्ड जी लगभग 1/8 फाइटिंग स्पिरिट खा जाता था। नॉर्मल कंडीशन में ड्यूक मैक्सिमम 8 स्वॉर्ड जी निकाल सकता था। ये याद रखना ज़रूरी था कि वो अभी सिर्फ एक ऑफिशियल लाइट था। चाहे उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा हो, फिर भी अनलिमिटेड यूज़ पॉसिबल नहीं था। अगर वो अभी भी नाइट अटेंडेंट होता तो शायद पूरी जान लगाकर भी एक स्वॉर्ड जी निकालना मुश्किल होता। ड्यूक ने थोड़ी देर सोचा, फिर स्वॉर्ड पर लगने वाली फाइटिंग स्पिरिट की क्वांटिटी को कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे कम करता गया। उसे पता चला कि कम फाइटिंग स्पिरिट के साथ भी स्वॉर्ड जी निकल सकता था, बस उसकी पावर काफ़ी कम हो जाती थी। एक रात गुजर गई। ड्यूक का फाइटिंग स्पिरिट लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन स्वॉर्ड जी की यूसेज को लेके उसकी समझ काफ़ी क्लियर हो चुकी थी। अगली सुबह एक खबर ने पूरे मेपल हिल काउंटी को हिला दिया। विवियन ग्रेट नाइट बन चुकी थी। वो पिछले 50 सालों में जूड प्रोविंस की पहली ग्रेट नाइट थी और लगभग 100 सालों में वेरा किंगडम की पहली फीमेल ग्रेट नाइट। अर्ल हार्डी ने इस बात को छुपाया नहीं, उल्टा उसने जानबूझकर खबर फैलाई और ये न्यूज़ सीधा वेरा रॉयल कैपिटल तक भेज दी।
सिर्फ ग्रेट नाइट की स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही विवियन को वाइस काउंट का टाइटल मिल सकता था, चाहे उसके पास अभी टेरिटरी ना हो। लेकिन विवियन को इस टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अर्ल हार्डी को भी नहीं। उनका असली मकसद सिंपल था, मेपल हिल काउंटी के आसपास के नोबल्स को एक क्लियर वार्निंग देना, यहाँ एक ग्रेट नाइट स्टेशन्ड है। नोबल फैक्शंस के पास अपने अपने नाइट लेवल एक्सपर्ट्स होते थे, इसलिए एक और नाइट उनके लिए कोई खास थ्रेट नहीं होता, पर ग्रेट नाइट वो ऑलमोस्ट एक लेजेंड होता है। अगर विवियन चाहे तो वो सीधा उन नोबल्स के हाइडआउट्स पे अटैक करके उनका सर काट सकती थी। यही बात नोबल्स को सबसे ज्यादा डराती थी। पॉलिटिक्स और छोटी मोटी लड़ाई उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जब जान खतरे में हो तो सोच बदलनी पड़ती है। इस खबर की सच्चाई पर किसी ने डाउट भी नहीं किया। चर्च ऑफ वेरा किंगडम खुद वेरिफिकेशन करती और उनका वर्डिक्ट कभी गलत नहीं होता। 22 काउंट टाइटल देने की प्रोसेस में भी कई स्टेजेस थे और हर स्टेज पर विवियन की स्ट्रेंथ का टेस्ट होना ही था। हैब्स मैनर ट्रेनिंग ग्राउंड। ड्यूक फुल आर्मर में था, हाथ में ब्लैक स्वॉर्ड। उसके सामने विवियन खड़ी थी, स्टार एक्स पकड़े हुए। क्लैंग क्लैंग, वेपन्स के टकराने की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी। ये डुअल विवियन के ग्रेट नाइट बनने के बाद हो रहा था। टास्क्स कंप्लीट करने के बाद उसने सीधा ड्यूक को ढूंढा। उसके पहले शब्द थे, चल डुअल करते हैं। ड्यूक ने नेचुरली मना नहीं किया, वो भी ग्रेट नाइट की स्ट्रेंथ देखना चाहता था। फाइट के दौरान उसे तुरंत महसूस हुआ कि विवियन की स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों काफ़ी बढ़ चुकी थीं। ड्यूक का अंदाज़ा था स्ट्रेंथ लगभग 13 के करीब और बाकी फिजिकल स्टैट्स भी 12 के आसपास। रॉ एट्रीब्यूट्स में विवियन उसे ज़्यादा ओवरपावर नहीं कर रही थी, लेकिन ये बात ही शॉकिंग थी। ड्यूक की ग्रोथ स्किल ट्री की वजह से थी, जबकि विवियन ने सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग से ये लेवल अचीव किया था। वो स्वॉर्ची ट्राई करके दिखा जो तू बता रहा था, विवियन ने कहा। उसकी फाइटिंग स्पिरिट पावरफुल और इम्पोजिंग थी। ड्यूक ने थोड़ा सोचा, स्वॉर्ची काफ़ी लीथल है, कंट्रोल से बाहर गया तो इंजरी हो सकती है। कोई बात नहीं, विवियन हंस पड़ी, मार के दिखा। फिर संभल के, ड्यूक ने कहा। उसने स्वॉर्ड घुमाई, ब्लेड पर चिपकी फाइटिंग स्पिरिट तुरंत एक लाल क्रेसेंट में बदल गई और आगे उड़ गई। इस बार ड्यूक ने जानबूझकर फाइटिंग स्पिरिट कम रखी थी। विवियन की आंखों में एक चमक आई। उसने हाथ आगे बढ़ाया, सफ़ेद फाइटिंग स्पिरिट तेज गति से इकट्ठी हुई और उसके सामने एक वाइट शील्ड बन गया। जैसे ही शील्ड पूरा बना, स्वॉर्ची उससे टकराई। बूम! धूल का बड़ा सा गुबार उड़ गया। जब धूल बैठी, शील्ड गायब था, चारों तरफ चिंगारियां बिखरी थीं, पर विवियन बिल्कुल सेज थीं। इम्प्रेसिव है तेरा स्वॉर्ची, विवियन ने सिंसियरली कहा। वो जेन्युइनली ड्यूक के टैलेंट से इम्प्रेस थी। उसने ओरिजिनल ड्रैगन स्पाइन बर्निंग स्वॉर्ड टेक्निक को भी सरपास कर दिया था। ये फाइटिंग स्पिरिट शील्ड ग्रेट नाइट बनने के बाद मिला? ड्यूक ने पूछा। विवियन ने नॉड किया। हाँ, ग्रेट नाइट बनने के बाद फाइटिंग स्पिरिट को बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। उसकी कई एप्लीकेशंस होते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ड्यूक थोड़ा सोच में पड़ गया। उसका स्वॉर्ची भी फाइटिंग स्पिरिट का एक्सटर्नल फॉर्म ही था, बस स्वॉर्ड को मीडियम बना के। ग्रेट नाइट अपनी मैसिव फाइटिंग स्पिरिट को डायरेक्टली बॉडी के बाहर कंट्रोल कर सकता था। अटैच करना, गैदर करना, शेप देना, सब पॉसिबल था। एक्सटर्नल फाइटिंग स्पिरिट यूज करके मैजिक आइटम्स जैसा इफेक्ट मिल सकता है, बस मैजिक जितना स्ट्रांग नहीं। बोलते हुए उसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को पूरे बॉडी के अराउंड लपेट लिया। एक डल वाइट ग्लो निकलने लगा, जैसे हल्का सा फॉग। इससे एनर्जी टाइप अटैक्स के अगेंस्ट कुछ डिफेंस मिलता है, हालांकि मैजिक जितना स्ट्रांग नहीं। ड्यूक को तुरंत समझ आ गया, ग्रेट नाइट्स के पास लिमिटेड मैजिक रेजिस्टेंस होती है। अगर वो 2 सिर वाला ओगर फिर से सामने आए तो ग्रेट नाइट विवियन उसे इजीली क्रश कर देगी। बॉडी पर फाइटिंग स्पिरिट का शील्ड बना के पहला थंडरबॉल झेल लेगी और फिर सीधा ओगर का काम तमाम। लेकिन अगर सामने कोई पावरफुल स्पेलकास्टर हो तो ये मेथड हमेशा काम नहीं करेगा। ग्रेट नाइट का डिफेंस फाइटिंग स्पिरिट के रिजर्व पर डिपेंड करता है, जबकि मैजिक अनप्रिडिक्टेबल होती है। जैसे अर्ल हार्डी का रेड ग्लव, जिसमें पता भी नहीं चलता कब अटैक आ गया। चैप्टर 49 समनिंग सेरेमनी। मैं तुम्हारा डीमनाइज्ड आइटम ट्राई कर सकती हूँ? विवियन ने पूछा।
ड्यूक के हाथ में पहने ब्रास रिंग को देखते हुए। वो देखना चाहती थी कि ग्रेट नाइट बनने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी हो चुकी है या नहीं कि वो इस डीमनाइज्ड आइटम को यूज़ कर सके। ड्यूक ने नोट किया। उसने ब्रास रिंग उतारी और विवियन की उंगली में पहना दी। विवियन ने हाथ उठाकर रिंग को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, मुझे दिख रहा है, फ्लोटिंग टेक्स्ट, अमोको या लेंसा। जैसे ही उसने बोला, उसके शरीर के ऊपर एक लेयर सी गोल्डन लाइट फैल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ड्यूक के साथ हुआ था। विवियन ने अपनी कनपटियों को रब किया, थोड़ी थकान के साथ बोली, इस पर जो मोरियन लैंग्वेज लिखी है वो स्पिरिचुअल पावर से लिखी गई है। सिर्फ वही लोग इसे देख सकते हैं जिनके पास काफ़ी स्पिरिचुअल पावर हो, और इसका मीनिंग भी डायरेक्टली स्पिरिचुअल पावर के थ्रू समझ आता है। मोरियन लैंग्वेज, ये कहाँ से आई? ड्यूक ने पूछा। ये पहली बार था जब उसने इस लैंग्वेज का नाम सुना। ये बात मुझे मेरे फादर ने बताई थी, विवियन बोली। मोरियन लैंग्वेज विज़र्ड्स के बीच कॉमन लैंग्वेज होती है। पापा के पास मोरियन लैंग्वेज की एक इंट्रोडक्टरी बुक है, मैंने काफ़ी पहले सीख ली थी, बाद में मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी। जब विवियन छोटी थी और उसकी स्पिरिचुअल पावर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छी निकली, तो एरल हार्डी ने जानबूझकर उसे मोरियन लैंग्वेज सिखाई थी, फ्यूचर के लिए एक प्रिपरेशन के तौर पर। उसके बाद ड्यूक और विवियन ने थोड़ी देर साथ एक्सरसाइज की। दोनों पसीने से भीग गए, लेकिन मूड काफ़ी रिलैक्स था। उस रात विवियन एक अजीब सी किताब लेकर आई। किताब का कवर पेड़ की जड़ों जैसा लग रहा था और उस पर कई टेंटिकल जैसी चीज़ें थीं, बिल्कुल ही ऑड और ईयरी। ड्यूक ने क्यूरियोसिटी में उन्हें छुआ। टेंटिकल जिंदा थे, वो अपने आप उसकी उंगलियों से लिपटने लगे। विवियन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। उसने कैजुअली टेंटिकल्स को थप्पड़ मार के हटा दिया और किताब खोल दी। अंदर का टेक्स्ट बिल्कुल ब्रास रिंग जैसे सिंबल्स जैसा था, टैडपोल जैसे ग्लिफ्स, जिन्हें देखकर ड्यूक का सिर हल्का सा घूमने लगा। विवियन ने बेसिक से शुरू किया और बहुत पेशेंटली ड्यूक को लैंग्वेज सिखाने लगी। ड्यूक को जल्दी ही एहसास हुआ ये लैंग्वेज उतनी मुश्किल नहीं थी जितना पहले लग रही थी। सिर्फ 32 बेसिक लेटर्स थे। कुछ फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस और प्रोनंसिएशन याद हो जाएं तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाती थी। जैसे ही उसने थोड़ी ग्रामर समझी, उसके स्किल ट्री में एक नया ब्रांच अनलॉक हो गया। मोरियन लैंग्वेज लेवल 1, 1 आउट ऑफ 100। बस प्रोग्रेस बार होना चाहिए, ड्यूक ने मन ही मन सोचा। बाकी सब ग्राइंड का गेम है। लैंग्वेज चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अगर ग्राइंड कर सकता हूँ तो एक दिन मैक्स भी कर ही लूँगा। पता ही नहीं चला और पूरी रात गुजर गई। कैंडल लाइट में विवियन के सुनहरे बाल पानी के झरने जैसे नीचे बह रहे थे। वो सिर्फ ड्यूक के सामने अपना हेलमेट उतारती थी। आज के लिए बस, विवियन ने कहा। बुक तुम रख लो, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। उसकी आंखें साफ और गहरी थीं, जिनमें कैंडल की रोशनी चमक रही थी। ड्यूक ने मोरियन लैंग्वेज का प्रोग्रेस चेक किया, आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था। जब तक वो लर्निंग स्टेट में रहेगा, प्रोफिशिएंसी तेज़ बढ़ती रहेगी। विवियन जाने के लिए मुड़ ही रही थी, अचानक पलटी और सीधा ड्यूक के सीने से लिपट गई। बस एक पल के लिए, फिर बिना कुछ कहे चली गई। 3 दिन बाद मेपल हिल कैसल। विवियन के साथ ड्यूक एरल हार्डी से मिलने पहुंचा। बॉल के वक्त दोनों की बस एक फॉर्मल सी मुलाकात हुई थी, प्रॉपर बातचीत का मौका नहीं मिला था। एरल हार्डी लगभग 40 के आसपास के थे, स्क्वायर फेस, सीरियस एक्सप्रेशन। उसके बाल और दाढ़ी में सफ़ेदी आ चुकी थी और उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी इम्पोजिंग थी। ड्यूक ने तुरंत नोटिस किया। एरल हार्डी के लेफ्ट हैंड पर वही रेड ग्लव था। वो ग्लव का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक था, एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न्स के साथ, जैसे किसी नोबल लेडी का एक्सेसरी हो। फादर, विवियन ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि ड्यूक भी समनिंग सेरेमनी में साथ हो। एरल ने ड्यूक को देखा। उसकी नज़र ऐसी थी जैसे ड्यूक के आर पार देख रही हो। काफ़ी देर तक वो चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन बिना इजाज़त एक शब्द नहीं बोलना। मैंने विज़र्ड ग्रेस को 20 सालों से नहीं देखा। रिस्पेक्ट ज़रूरी है, उसे ऑफेंड नहीं करना। आज विवियन आर्मर में नहीं थी। वो एक वाइट गाउन पहने हुए थी, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी, बिल्कुल एक क्लासिकल नोबल मेडन जैसी। ड्यूक ने उसे इस रूप में पहली बार देखा था।
मैं ध्यान रखूंगा एरिल, ड्यूक ने रिस्पेक्टफुली कहा। विवियन ने उसे पहले ही सब समझा दिया था। ये समनिंग सेरेमनी विज़र्ड ग्रेस द्वारा छोड़ी गई एक टेक्निक थी जिससे एरिल हार्डी दूर बैठी ग्रेस से कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन ये मेथड सिर्फ एक बार यूज़ हो सकता था। इसी वजह से एरिल हार्डी ने कभी इसका यूज़ नहीं किया, चाहे वो जितनी बार जान के खतरे में क्यों न रहा हो। वो इस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब फैमिली में कोई विज़र्ड एप्टीट्यूड वाला जन्म लेगा। विवियन के जन्म के साथ ही उसे उम्मीद मिली। एरिल हार्डी के लिए टेरिटरी या वेल्थ कभी इम्पॉर्टेंट नहीं थे। अगर फैमिली में एक विज़र्ड पैदा हो जाए तो फ्यूचर जनरेशन्स की किस्मत बदल सकती थी। इस गोल के सामने ज़मीन और पैसा बेकार था। इसी गोल के लिए एरिल हार्डी ने सालों प्लानिंग की थी। अपने सब्जेक्ट्स के प्रति उसकी जेनरोसिटी इसी सोच का रिजल्ट थी। वो मटीरियल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। ज़्यादातर नोबल्स कंजूस होते हैं, वेल्थ के पीछे पागल, और अपने लोगों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करते। ड्यूक को खेत में मिलने वाले व्हीट केक्स याद आ गए। अब उसे सब समझ आ गया। एरिल हार्डी का विजन अलग था, इसीलिए उसके गोल्स भी अलग थे। पहले एरिल हार्डी ड्यूक को सेरेमनी में अलाउ नहीं करना चाहता था, लेकिन विवियन के बार बार कहने पर मान गया। एक बाप होने के नाते वो विवियन के बिहेवियर में बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उल्टा वो ड्यूक से काफ़ी सैटिस्फाइड लग रहा था। विज़र्ड टैलेंट, स्ट्रॉन्ग नाइट एप्टीट्यूड और बिल्कुल क्लीन बैकग्राउंड, ड्यूक का पास्ट क्लियर और रिलायबल था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर दोनों पेरेंट्स में विज़र्ड एप्टीट्यूड हो तो बच्चे में विज़र्ड एप्टीट्यूड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से एरिल हार्डी ने ड्यूक को रिजेक्ट नहीं किया। समनिंग सेरेमनी कैसल के बेसमेंट में होने वाली थी। सिर्फ 3 लोग थे, एरिल हार्डी, विवियन और ड्यूक। ऊपर के फ्लोर्स पर कई नाइट लेवल गार्ड्स पहरा दे रहे थे। नीचे प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। इन तीनों के होते हुए कोई भी यहाँ ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकता था। चैप्टर 50 विज़र्ड ग्रेस। बेसमेंट के हल्की सी रोशनी थी। पुराने ज़माने के ब्रास लैंप होल्डर्स पर कुछ कैंडल्स जल रही थीं, जिनसे एक डिम येलो ग्लो पूरे कमरे में फैल रहा था। बेसमेंट के बीचों बीच ज़मीन पर गहरी गहरी ग्रूव्स बनी हुई थीं, जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सर्कुलर पैटर्न बना रही थीं, बिल्कुल किसी एंशिएंट रिचुअल जैसे। अर्ल हार्डी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक अजीब सी बॉटल उठाई। उसने लकड़ी का कॉर्क निकाला और उसमें भरा लाइट गोल्डन लिक्विड धीरे धीरे ग्रूव्स में डालने लगा। ड्यूक बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने हल्का सा सांस लेकर स्मेल लेने की कोशिश की, लेकिन कोई खुशबू नहीं थी, न मिठास न कड़वाहट। गोल्डन लिक्विड बिल्कुल ओडरलेस था। अर्ल हार्डी का हाथ बहुत स्टेडी था, एक बूंद भी ग्रूव के बाहर नहीं गिरी। जब बॉटल की आखिरी बूंद भी टपक कर गिर गई, सारी ग्रूव्स गोल्डन लिक्विड से भर चुकी थीं, जो कैंडल लाइट में हल्की सी चमक रही थीं। फिर अर्ल हार्डी आगे बढ़ा। उसने एक डैगर निकाला और अपनी हथेली को काट दिया। खून की कुछ बूंदें नीचे ग्रूव्स में टपकीं, गोल्डन लिक्विड के साथ मिलती चली गईं। अकोस्टा क्लैन के ब्लड लाइन के नाम पर मैं लेडी ग्रेस से दर्शन की प्रार्थना करता हूँ। समनिंग सेरेमनी के लिए सिर्फ अकोस्टा क्लैन का खून ही काम करता था। किसी और का ब्लड बिल्कुल बेकार होता। अर्ल हार्डी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी में आएगा जब वो खुद समनिंग सेरेमनी करेगा। खून टपकता रहा, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, सिर्फ एक्साइटमेंट, बेइंतहा एक्साइटमेंट। इस दिन के लिए उसने 20 साल इंतजार किया था। जैसे ही गोल्डन लिक्विड और खून पूरी तरह मिक्स हुए, ग्रूव से हल्की सी पर्पल रोशनी निकलने लगी। रोशनी धीरे धीरे पर्पल मिस्ट में बदल गई, जो घूमती हुई ऊपर उठने लगी। बेसमेंट के बीच मिस्ट फैलती गई और एक फेंट पर्पल स्पेस सा बन गया। उस मिस्ट के अंदर सबसे पहले जो दिखाई दिया वो थी एक पैर सफ़ेद गोल मटोल टांगों का, जो आराम से क्रॉस की हुई थी। और जैसे जैसे मिस्ट क्लियर हुई, एक वॉलuptuous औरत दिखने लगी, जो पर्पल बाथरोब पहने हुए थी। उसका चेहरा पूरी तरह क्लियर नहीं था और कुछ जगह मिस्ट अभी भी उसे ढक रही थी। लिटिल हार्डी, मिस्ट के अंदर से एक सिडक्टिव आवाज़ आई, तुम इतने बुढ़े कैसे हो गए?
अर्ल हार्डी का चेहरा खिल गया, लेकिन मुस्कान में थोड़ी कड़वाहट थी। लेडी ग्रेस, मैं एक आम इंसान हूँ। 20 साल में बुढ़ा हो जाना ही चाहिए। ग्रेस ने जैसे आलस भरी आवाज में कहा। 20 साल हो गए? फ्लोरेंस कॉन्टिनेंट काफ़ी प्यारी जगह है। मैंने वहाँ काफ़ी मज़ा किया। जो साल मैंने आपकी सेवा में बिताए वो मेरी जिंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट साल थे, अर्ल हार्डी ने सिंसियरिटी से कहा। मिस्ट के अंदर ग्रेस जैसे किसी सोफा पर लेटी हुई थी। उसने अपनी टांगों का पोस्चर बदला, लंबी गोल टांगों को ऊपर उठाया। तो बोलो, मुझे क्यों याद किया? याद रहे, मैंने तुम्हें सिर्फ एक समनिंग सेरेमनी दी थी, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेडी ग्रेस, अर्ल हार्डी ने घुटना टेक दिया। मेरी बेटी विवियन अकोस्टा ग्रेट नाइट बन चुकी है और उसके पास 4th लेवल विजर्ड एप्टीट्यूड है। ग्रेस ने जम्हाई ली। समझ गई, उसे यहाँ भेजो, मैं बच्ची को देखना चाहती हूँ। विवियन तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपनी ड्रेस को हल्का सा उठाया और एक परफेक्ट नोबल कर्टसी की। कितनी प्यारी लड़की है, ग्रेस की आवाज़ में खुशी थी। मुझे पसंद आई। ये थॉर्न होली टावर ज्वाइन कर सकती है। विवियन ने आज खास तैयारी की थी। उसकी इनोसेंट एक्सप्रेशन और ओबीडियंट पोस्चर बिल्कुल एक परफेक्ट इमेज बना रहे थे। धन्यवाद लेडी ग्रेस, विवियन ने हिम्मत करके कहा। मेरा एक दोस्त भी है, उसके पास भी 4th लेवल विजर्ड एप्टीट्यूड है। क्या आप उसे भी एक्सेप्ट कर सकती हैं? ग्रेस थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वो तुम्हारे पास खड़ा हैंडसम लड़का? नहीं, तुम्हें एक्सेप्ट करना एक पुरानी प्रॉमिस की वजह से है। वो चाहे जितना हैंडसम हो, 4th लेवल एप्टीट्यूड काफ़ी नहीं होती मेरे लिए। विवियन कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन ड्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, आंखों से इशारा किया, रुक जाओ। ड्यूक नहीं चाहता था कि उसकी वजह से विवियन का फ्यूचर बर्बाद हो। ये मौका अर्ल हार्डी ने सालों में प्लान किया था। अगर विवियन ने ग्रेस को नाराज कर दिया और थॉर्न होली टावर का चांस खो दिया, तो ड्यूक अपनी पूरी जिंदगी गिल्टी महसूस करता। अचानक ग्रेस की आवाज आई। हैंडसम लड़के, तुम्हारे हाथ में ब्लैक सेल का टोकन नहीं है क्या? ब्लैक सेल टोकन? ड्यूक ने अपनी उंगली पर पहनी ब्रास रिंग को देखा, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। हाँ, जो डीमनाइज्ड आइटम तुम पहने हो वो ब्लैक सेल का टोकन है। उससे तुम सीधा ब्लैक सेल ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी विजर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही रिक्रूट करती हैं, डीमनाइज्ड आइटम सर्कुलेट करती हैं। जिन लोगों के पास विजर्ड एप्टीट्यूड होती है वो नेचुरली इन चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसे मैं कहती हूँ विजर्ड एग्रीगेशन प्रिंसिपल। चाहे कोई विजर्ड एप्टीट्यूड वाला कितना ही गरीब क्यों ना हो, अपनी एप्टीट्यूड की वजह से वो आखिरकार विजर्ड से जुड़ी चीज़ों तक पहुंच ही जाता है। तुम्हारा यहाँ होना भी इसी प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है। तीनों ध्यान से सुन रहे थे। कई बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन सब याद रखने की कोशिश कर रहे थे। ये दुनिया विजर्ड प्लेन कहलाती थी, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स थे। ड्यूक जहाँ रहता था वो फ्लोरेंस कॉन्टिनेंट था, विजर्ड प्लेन के सदर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। यहाँ विजर्ड रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए ज़्यादातर लोग ऑर्डिनरी थे। सबसे कॉमन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी नाइट्स। लेकिन विजर्ड्स के सामने नाइट्स की ताकत कुछ भी नहीं थी। ग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन थॉर्न होली टावर एपेलेचियन कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पर था, जो फ्लोरेंस से 6 गुना बड़ा था। ब्लैक सेल भी एपेलेशियन कॉन्टिनेंट की 4 ग्रेट विजर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था। ड्यूक ने अपनी ब्रास रिंग को देखा। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक पावरफुल आइटम नहीं, बल्कि एक रिक्रूटमेंट टूल था। पहले लियो के पास ये रिंग थी, लेकिन विजर्ड एप्टीट्यूड न होने की वजह से वो इसका राज नहीं समझ सका। किस्मत से ये रिंग ड्यूक के हाथ लग गई और उसने इसका सच जान लिया। ठीक है, ग्रेस की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। समनिंग सेरेमनी का टाइम खत्म होने वाला है। मुझे जल्दी से ट्रांसमिटेशन एरे एक्टिवेट करना होगा ताकि विवियन को यहाँ ला सकूं। पर्पल मिस्ट के अंदर उसकी सफ़ेद टांगों की झलक दिख रही थी और पूरा बेसमेंट एक अजीब सी मैजिकल टेंशन से भर चुका था।